सारा कुछ जो हमारे सामने जो शर्मनाक केस खेला जा रहा है, ये सारा ड्रामा हमारे सामने हो रहा है, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये जो केस है, ये पाकिस्तान की रियासती इदारों के मुख्तलिफ शख्सियात के पूरे पाकिस्तानी सिस्टम जो है, उसके मुँह पे ये थप्पड़ है। अफ़गान तालिबान के दरमियान में और टीटीपी के दरमियान में बहुत से लिंक्स हैं। अलकायदा, अफ़गान तालिबान और टीटीपी के दरमियान में भी लिंक्स हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस का ये असेसमेंट है कि अलकायदा की कोई इफेक्टिव प्रैक्टिकल प्रेजेंस नहीं है और अलकायदा की प्रेजेंस को अफ़गान तालिबान ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। चीन ने क्या अफ़गान तालिबान को फॉर्मल रिकॉग्नाइज कर दिया। सितंबर 2023 में चीन ने अपना इन्वेस्टर की अफगानिस्तान में भेजा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 2 फरवरी 2024 जुमे का दिन है और ऐन इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के खित्ते के हवाले से, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इससे पहले कि इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, मुझे आप सबसे अपोलोजाइज करना है कि पिछला जो मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने बहुत ज़्यादा खुशफहमी का मुजाहरा किया और क्रिटिकल लेंस को मैंने अपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। जब मेरे सामने ये न्यूज़ फ्लैश हुई, जब मैं वो वीलॉग कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले मेरे सामने ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि कैसे बुशरा बीबी को बनी गाला में मुंतकिल कर दिया गया है, बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया है, उनको अडयाला जेल में नहीं रखा गया। बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर डीपर रिफ्लेक्शन करता, उसके बारे में चंद हकायक को पता करने की कोशिश करता, मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये कोई एक पॉजिटिव किस्म का जेस्चर किया और मैंने बाकायदा उसमें ये कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से, डीजीआई की तरफ से ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। बाद में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसमें किसी किस्म का कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं था, बल्कि इसके अंदर से एक साजिश की बू आती है। इस चीज़ का बहाना बना के इमरान खान की रिहाइश का, बुशरा बीबी की रिहाइश का, बनी गाला के ऊपर एक पोजीशन कंट्रोल हासिल कर लिया। वहाँ जाके बाकायदा चीज़ों को खुरेदना शुरू कर दिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया गया। और सब जेल जो है, जब भी तारीखी तौर पर पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान को या किसी भी शख्स को सब जेल बनाया जाता है उसके घर को, और ये अरसे से इसकी रवायत चली आ रही है, तो वहाँ पे उसके आउटर कॉरिडोर के ऊपर या घर के बाहर पुलिस जो है उसको बिठाया जाता है, ना ये कि घर के अंदर उसके घर के कमरों के ऊपर, बेडरूम्स पे कब्जा कर लिया जाए, जो इस केस में किया गया है। तो बुशरा बीबी को उनके घर के अंदर भी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है, इमरान खान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है और अब तक इसके हवाले से दर्जनों लोग जो हैं, सैकड़ों कमेंट कर चुके हैं। मुझे इसकी मजीद तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बाद में बहुत सोचा कि मुझसे ये गलती क्यों हुई, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे अंदर कोने खुदरे में, मेरे दिल के अंदर अभी भी एक गलतफहमी पाई जाती है, एक ख्वाहिश भी पाई जाती है, और मेरी तरह के और भी बहुत से लोग होंगे जो कम से कम इस पॉइंट तक एक्सपेक्ट करते होंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर विजडम है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें वो करना चाहते होंगे, अल्टीमेटली वो चीज़ों को ठीक करना चाहते होंगे। मैंने अपने आप को गलतफहमी में ये यकीन दिलाया उस वक्त, जिसको कहते हैं भलेखे में, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ या डीजीआई जो हैं वो ख्वाहिश रखते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें हर वक्त बताया जाता है कि अच्छे लोग हैं, ख्वाहिश रखते हैं और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और शायद उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर यहाँ पे करने की कोशिश की। लेकिन इस वाक़े के बाद मज़ीद, अगर पहले इसकी कोई कमी रह गई थी, तो मज़ीद हमें ये समझना चाहिए कि हमें हर चीज़ को, हर वाक़े को, हर डेवलपमेंट को, हर खबर को हमें एक क्रिटिकल लेंस से देखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के साथ इस वक्त पाकिस्तान का वास्ता पड़ा हुआ है, ये जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इससे आप किसी भी अच्छी नेक चीज़ की तवक्को कर ही नहीं सकते। इनकी प्रोपेगेंडा मशीन ये ज़रूर लोगों को हर वक्त बताती है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, बातचीत हो रही है, मामलात हो गए हैं, बिहाइंड द सीन राब्ते इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये हर वक्त ये खबरें और ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनके अंदर अच्छा काम करने की कोई सलाहियत, कोई ख्वाहिश जो है वो सिरे से पाई नहीं जाती, और ये सिर्फ अपनी एक सेल्फ प्रिजर्वेशन की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा इस स्टेज के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता। और अब चलते हैं उस इद्दत के केस की तरफ जिसे अडयाला जेल के अंदर एक जज कुदरतुल्लाह साहब सुन रहे हैं। सबसे पहले तो कहना ये ज़रूरी है, और इस केस में थर्सडे के दिन प्रोसीडिंग हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, बयान रिकॉर्ड किए गए, और आज मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे के दिन, तो आज भी इसके मजीद क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेट मामला है कि यहाँ पर भी इमरान खान, उनकी अहलिया, द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान बुशरा बीबी जो है, उनको सज़ा सुनाई जाएगी। इसमें हमें किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है किसी कानून, कायदे, आइन, लॉ, रूल ऑफ लॉ वगैरह के तहत तो हो ही नहीं रही। यहाँ पर तो सारे मामला जो है वो सियासी तौर पर वो सेटल्ड है पहले से, हर चीज़ जो है उसका पहले से आउटकम जो है वो डिटरमिन्ड है। इससे पहले कि इसकी आप डिटेल्स में जाएं, मेरा ख्याल है कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासी और समाजी तारीख तो कभी भी कोई बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं रही, और मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हमने कोई पॉजिटिव चीज़ होते हुए इस मुल्क में देखी है। इन द बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमने चीज़ों को ख़राब ही होते हुए देखा है।
ये और बात है कि प्रोपेगेंडे के तौर पे कहा जाता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, डायरेक्शन ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सुनहरी मुस्तकबिल है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इस बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है बहुत ही शायद किसी ने कम ही सोचा हो कि हमें ये शर्मनाक किस्म का केस और ये शर्मनाक मोमेंट्स भी देखने पड़ेंगे, जहां एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फर्स्ट लेडी को सियासी एतबार से जलील करने के लिए, लोगों में उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, इमरान खान को डिमोनाइज करने के लिए रियासत के इदारे और मुक़्तदर शख्सियात जो हैं वो इस लेवल तक गिर जाएंगी जिस लेवल पे हम उनको इस इद्दत केस के अंदर देख रहे हैं। साइफर पे भी चले आप मान लें कि बदला लेना था, आपने फंसाना था, सियासत से बाहर निकालना था, करप्शन के केसेस आपने बना दिए, कत्ल के बना दिए, अदालत की तौहीन के बना दिए, मुल्क के राज अफशा करने के बना दिए, आपने वायलेंस के, दहशतगर्दी के केस बना दिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम 150 केसेस के बावजूद, ये जो केस है ये पाकिस्तान की रियासती इदारों के, मुक़्तदर शख्सियात के, पूरे पाकिस्तानी सिस्टम जो है उसके मुंह पे ये थप्पड़ है, बिकॉज ये पूरे सिस्टम के कैरेक्टर को ये केस जो है वो एक्सपोज करता है। अब इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर लूं कि थर्सडे के दिन इसमें बड़े टेंस और इमोशनल सीन्स हुए, और ये टेंस और इमोशनल सीन्स जो हैं इनको क्रिएट करना ही वो चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब की, उनकी पार्टी की भी हिकमत अमली है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भी बज़ाहिरन इसी में हिकमत अमली हमें नजर आती है। गोल जैसे मैंने आपको कहा वो ये है कि इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। पंजाब के जो मासूम लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इंटेलिजेंसिया में से इस केस से सिर्फ मतनफ़र हो सकता है, नफरत कर सकता है, उसको शर्म आ सकती है। लेकिन शायद ऐसे कोई बेवकूफ़ लोग गांव देहात में कहीं एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें इस केस के ज़रिए नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ और पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के ये एहसास दिलाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं कि इमरान खान एक बदकिरदार शख्स है, बुरे कैरेक्टर का आदमी है, बद अखलाक आदमी है, अच्छा मुसलमान नहीं है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। ये सब मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मेरी अब से कोई कुछ घंटे पहले बुशरा बीबी की बड़ी बहन जो है मरियम रियाज भट्टू, उनके साथ मेरी कोई 25-30 मिनट की बात हुई, जो मैंने रिलीज की है यूट्यूब के ऊपर। आप में से बहुत से लोग उसे देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको देख लें। तो जब हम लाइफ के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, हाउ इट चेंजेस अस। ये जिन लोगों ने उसको इससे गुजारा, हम भी उनको अल्लाह पे छोड़ते हैं। और जस्टिस सिस्टम का जो हाल हाल है पाकिस्तान में वो तो सब देख रहे हैं। और जो ये मौकरी मैंने पहले भी कहा, जो अपने मुल्क की ये तमाशा बना रहे हैं, अपनी औरतों का ये तमाशा बना रहे हैं, अपनी इज्जत का ये तमाशा बना रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है कि जो लोग इस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं वो इस दुनिया में और आखिरत में उनके ऊपर अजाब आएगा अल्लाह का। उस डिस्कशन में जहां वो बाकी तफसील से ये बताती हैं कि उन्होंने कैसे इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात उन्होंने कैसे करवाई, 2015 में क्यों करवाई, कैसे उन्होंने जब देखा, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ में थी, उसकी प्रेसिडेंट थी किसी चैप्टर के, फिर वो यहाँ मशरक़ वस्ती में आ चुकी हुई थी, वो अभी दुबई में है। उन्होंने जब इमरान खान को देखा कि इमरान खान ने ज़ियारतों पर जाना शुरू कर दिया, उन्हें लगा उस वक्त इमरान खान की शादी रेहाम रेहाम खान के साथ थी, और उनको ये एहसास हुआ कि इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, टूटे हुए और बिखरे हुए और इंतशार का शिकार नजर आते हैं, जो वो थे भी, ये हकीकत है। और मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब इमरान खान और रेहाम की शादी हुई थी जनवरी 2015 में, तो इस नाचीज़ ने, मैं वाहिद बंदा हूँ पूरे पाकिस्तान में जिसने इमरान खान और रेहाम की शादी के खिलाफ बैठ के दुनिया न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम किया था। फवाद चौधरी मेरे को होस्ट हुआ करते थे। वो उस प्रोग्राम में मुझे रोकते रहे कि यार शादी उनका पर्सनल मामला है। मेरा आर्गुमेंट ये था कि ये इमरान खान ने बहुत बड़ी चवल मारी है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, और ये बिल्कुल भी इमरान खान ने एक गलत फैसला किया है। मैंने वो, कोई किसी को अगर याद हो या कोई निकाल सकता हो तो उसको निकाल के देखे कि मैंने क्या कहा था। और बाद में मेरी जब एक दफ़ा इमरान खान से बहुत, जब शादी खत्म हो चुकी थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई नथिया गली के एक रेस्ट हाउस के अंदर, तो मैंने उनको याद करवाया और उन्होंने बड़ी बुरी सी एक शक्ल भी बनाई। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है। बहरहाल ये मैं आपको वैसे डाइग्रेशन के तौर पे बता रहा हूँ। तो मरियम ने एक्सप्लेन किया कि कैसे तसव्वुफ की वजह से मुलाकात हुई, 2015 में हुई, और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि इमरान खान ने कहा था कभी भी बुशरा बीबी का चेहरा नहीं देखा हुआ था। मुलाकात उनकी हमेशा फैमिली के साथ होती थी। ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जहाँ पे ना सिर्फ ये कि खाबर मानिका रहते थे, उनके माँ बाप, वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई थी, लेकिन उनकी वालदा रहती थी, बल्कि उनके दोनों मैरिड भाई भी रहते थे, उनके बच्चे भी रहते थे। और इस किस्म के जॉइंट फैमिली सिस्टम के घर के अंदर कोई खुफिया मुलाकातें और प्राइवेट मुलाकातें हो भी नहीं सकती थी, जो कि खाबर मानिका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी उसकी तफसीलात आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। यहाँ मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मरियम बीबी ये कहती हैं, मरियम रियाज ये कहती हैं कि वो ये कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद बेटियों वाले हैं, उनकी अपनी बेटी है, और ना ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो तो एक हाफिज कुरान है। और ये और छोटे मोटे लोग जो हैं वो इसको पुश कर रहे हैं। मैं एज एन एनालिस्ट, और अब तो मैंने बिल्कुल ही क्रिटिकल लेंस इस वक्त लगाया हुआ है, तो मैं तो खैर इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ कितने इसमें हैं और पाकिस्तान की डीजीआई इसके अंदर कितने ज़ाहिर उनका सिस्टम यूज़ हो रहा है, उनके जोर के बगैर, उनके प्रेशर के बगैर ये तो हो नहीं सकता था जो हो रहा है। ज़ाहिर है खैबर बानिका को उठा लेना, अगवा कर लेना, डराना धमकाना, केसेस बनाने की बात करना, 20 दिन के लिए गुम कर देना, ये तो रियासत के इदारों ने ही किया, ये ज़ाहिर है पीएमएलएन ने नहीं किया। लेकिन इसके अंदर मुझे नवाज शरीफ साहब की पेट्रियार्कल थिंकिंग जो है कार फरमा नजर आती है। और जो लोग पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं उन्हें याद होगा कि लेट 80s के अंदर और 90s में नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है उन्होंने की थी 80s में और 90s में, जब उनकी तस्वीर जो है हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से फेंकी गई थी। और फिर 90s में शेख रशीद साहब को इस्तेमाल किया गया, जो उस वक्त पीएमएलएन में होते थे, जिन्होंने असेंबली के अंदर आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी और टैक्सी वाला कहा था और उनको हैरेस किया था। जिसका बाद में पीपल्स पार्टी ने, जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, तो पीपल्स पार्टी ने उसका बदला ये लिया था कि शेख रशीद के ऊपर एक फेमस जाली क्लाशनकोव केस बनाया गया, जिसमें शेख रशीद साहब को 7 बरस की सज़ा हुई, और बाद में मेरा ख्याल 4 साढ़े 4 बरस शेख रशीद ने वो सज़ा काटी थी, और बाद में वो इस हवाले से हमेशा शर्मिंदा भी रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब का एक प्रोफाइल इस किस्म की है, और पीएमएलएन की सारी जो खुशबू और थिंकिंग है वो है भी ये कि औरत को टारगेट किया जाए, लड़कियों को, औरतों को टारगेट किया जाए, और अ, एक कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इसको उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की सिम्टोमेटोलॉजी है, जो मुझे इस केस के अंदर क्लियरली नजर आ रही है। थर्सडे के दिन इसमें जो बड़े टेंस सीन हुए उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इमरान खान और बुशरा जो हैं वो दोनों बहुत गुस्से में थे, तैश में थे। उनके और ख्वाब मानिका के दरमियान तकरार भी होती रही। दोनों जज साहब के सामने कटहरे में आ गए इमरान खान और बुशरा बीबी, और उन्होंने कहा कि वो खुद भी कुरान उठाने को तैयार हैं। वो कुरान उठा के हलफ देना चाहते हैं कि जो कुछ ख्वाब मानिका ने कहा है और जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है, और भुगतान है, और ख़ाबर मानिका को भी कुरान उठाना चाहिए। वहाँ जज साहब ने बड़ी गेम खेली। उन्होंने कहा कि ख़ाबर का मानिका जो है, क्योंकि इमरान खान और उनके वकला जो हैं वो ख़ाबर मानिका का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना चाहते थे, तो जज साहब ने वहाँ कंडीशन भी रखी कि अगर ख़ाबर मानिका कुरान उठाएंगे, उस पर हलफ लेंगे, तो फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो नहीं हो सकता। इसकी लॉजिक क्या है, इसकी तुक क्या है? पाकिस्तान में वैसे किसी भी चीज़ की लॉजिक नहीं है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में लॉजिक तो खैर कोई है भी नहीं, आई एम सॉरी टू से। लेकिन इसकी क्या पर्टिकुलर लॉजिक थी, मैं इसको समझने से कासर हूँ। बहरहाल ये चीज़ फ्लॉप हो गई, और उसके बाद ख़ाबर मानिका का क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उस्मान गुल या गिल नाम है बुशरा बीबी के वकील का, और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान में उनके और जो वकील है उसके दरमियान खासी स्पार्किंग होती रही। दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते रहे। किसी स्टेज पे वकील ने उनको बुरा कहा, किसी स्टेज पे ख़ाबर मानिका ने उनको कहा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि गुस्सा बेसिकली ख़ाबर मानिका ही की तरफ से ओरिजिनेट हुआ होगा। ना आप वहाँ पे अंदर थे, ना मैं वहाँ पे था, कोई एक आध विटनेस होंगे। लेकिन उसकी लॉजिक क्या है, क्यों ख़ाबर मानिका की तरफ से गुस्सा ओरिजिनेट हुआ होगा? उसकी वजह है कि वकील तो ज़ाहिर है जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा इस किस्म के बेहुदा किस्म के केस के अंदर, तो उसने बहुत ही सख्त किस्म के तीखे तीखे चुभते हुए सवाल ख़ाबर मानिका से पूछे होंगे, और जिसकी वजह से ख़ाबर मानिका जो है वो तैश में आ गए होंगे। बहरहाल थर्सडे के दिन में ख़ाबर मानिका ही नहीं बल्कि ओन चौधरी साहब का भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, और दोनों का हुआ। और अब जो फ्राइडे का दिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इसमें मोहम्मद लतीफ़ जो मुलाजिम है वो, और मुफ्ती सईद साहब जो हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो होना है। सवाल एक उठाएं, अगर आपके इस सारा कुछ जो हमारे सामने जो शर्मनाक केस खेला जा रहा है, ये सारा ड्रामा हमारे सामने हो रहा है इंतहाई शर्मनाक किस्म का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसका जिम्मेदार ख़ाबर मानिका है? बहुत से लोग ख़ाबर मानिका को बुरा कह रहे हैं। इमरान खान की एक ज़माने में स्टेटमेंट आई थी चंद दिन पहले कि अगर मैं ख़ाबर मानिका की तरह होता तो मर जाता, तो ये ना करता। और जब मैंने ये सवाल मरियम रियाज से पूछा, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, तो उनका भी ये कहना था कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। ख़ाबर मानिका के ऊपर ज़ाहिर प्रेशर भी है, उनको उठा लिया गया था, उनको हफ्से बेजा में रखा गया। और ख़ाबर मानिका का इसमें एक सर्टन कैरेक्टर भी रिवील होता है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ख़ाबर मानिका और बुशरा की जो शादी थी वो बहुत ही मुश्किल किस्म की शादी थी। ख़ाबर मानिका बहुत एब्यूजिव हस्बैंड थे, वो शराब भी बहुत पीते थे, और ड्रंक होके फिर वो फिजिकल वायलेंस भी करते थे, और वो अल्फाज की वायलेंस भी करते थे। चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अपने पूरे घर के सामने फिजिकल वायलेंस या अल्फाज की वायलेंस करते थे, यानी बहुत बुरा भला करते थे, सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे, गाली गलौज करते थे बच्चों के सामने, नौकरों के सामने। तो बुशरा की ज़िंदगी जो है ख़ाबर मानिका के साथ बहुत मुश्किल से गुजरती थी। वो एक ऐसाबी तनाव का शिकार रहती थी, और इसी वजह से उन्होंने तसव्वुफ़ का और खुदा का रास्ता जो है इख्तियार किया, और वो मज़हब की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा माइल हुई। लेकिन
इन तमाम इस सारे बैकग्राउंड के बावजूद मैं समझता हूँ कि यहाँ आप ख़ाबर मानेका को जितना भी इल्ज़ाम देना चाहें वो तो चले दे के अपनी बिल की भड़ास निकाल ले, लेकिन दिस इज़ नॉट अबाउट ख़ाबर मानेका, दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द पाकिस्तानी सिस्टम, इट इज़ ऑल अबाउट ऑल ऑफ अस। ये 21वीं सदी के पहले क्वार्टर के अंदर 2024 में, द फर्स्ट क्वार्टर 21st सेंचुरी में इस किस्म का वाहियात बेतुका जिसका सर पैर कोई नहीं है, ये केस पाकिस्तान की एक अदालत में चल रहा है। दिस इज क्वाइट अ कॉमेंट एंड क्वाइट अ रिफ्लेक्शन ऑन कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के बड़े अंग्रेज़ी के अखबारात, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के मुख्तदर हलके, उन सब की जहनी कैफियत किस किस्म की है। अगर ये सिस्टम सारा का सारा इतना कचरा ना होता, ये सारा का सारा सिस्टम इतना घटिया ना होता, इतना मुनाफ्कत पे मबनी ना होता, इतना लो लेवल का ना होता, तो इस किस्म का मुकदमा अगर मुख्तदर कोई एक जर्नैल साहब या कोई सियासी लीडर या कोई वजीर आजम या कोई इंटरिम गवर्नमेंट इस किस्म का घटिया केस चलाना भी चाहते होते, अगर सिस्टम के अंदर कोई इखलाकी स्ट्रेंथ होती, तो ऐसा केस कभी भी ना चल सकता। ये केस सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है कि पाकिस्तान का जो सम टोटल सिस्टम है उसकी कोई भी इखलाकी पोजीशन या इखलाकी स्टैंड पॉइंट उसका नहीं है, उसकी इखलाकी हैसियत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब थोड़ा सा चलें इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बलूचिस्तान के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो मीटिंग हुई, उसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजीपी भी थे, पाकिस्तान के सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो हैं गौहर एजाज साहब वो भी थे। मैं वैसे बड़ा हैरान हुआ कि गौहर एजाज साहब कैसे पाकिस्तान के वजीर दाखिला बन गए, पता नहीं क्या जनरल साहब की तरफ से उन पर प्रेशर था। बिकॉज गौहर एजाज से तो मेरी बहुत मुलाकात रही है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, और जब भी बात होती थी वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के नए नए मंसूबों के ऊपर बात करते थे। मुझे कहते थे इस तरह से हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम ये करें तो एक्सपोर्ट्स इतनी हो सकती हैं, हमें इस किस्म का पोटेंशियल है। आई डू नॉट नो कि गौहर एजाज की तरह का इंटेलिजेंट विजनरी आदमी जो है वो उसने ये इंटीरियर मिनिस्टर की जॉब जो है वो क्यों पकड़ ली है। बहरहाल पकड़ ली उन्होंने, और यहाँ पर एक दफ़ा फिर रीअफर्म किया गया। हमें तो बहुत ख़तरा था, अभी भी ख़तरा हमें है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। बहरहाल इस मीटिंग के हद तक रीअफर्म किया गया कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तमाम इसके बारे में अफवाहें जो हैं वो गलत हैं। अलबत्ता इस मीटिंग में एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की चीज़ हुई। पूछें क्या? इस मीटिंग में कहा गया कि अगर इंटरनेट बंद भी हो गया तो इलेक्शन कमीशन का जो आरटीएस स्ट्रोक इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस है, वो चलता रहेगा। ये बड़ी अजीब बात है। इसको अखबारात ने बड़े वाज़े तौर पर, मैंने इसकी स्लाइड भी बनाई है आपको दिखाने के लिए, इसको अखबारात बड़े वाज़े तौर पर, नुमाया तौर पर पब्लिश कर रहे हैं कि बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि अगर इंटरनेट सिस्टम जो है वो 8 फरवरी को फेल हो भी गया। आपको याद होगा बाज़ पिछले वीलॉग्स में मैंने इस खतरे का इजहार किया था, और लोग भी कह रहे थे, खाली मैंने ज़ाती तौर पर नहीं किया था, कि बहुत खतरा है कि 7 और 8 फरवरी को कहीं पाकिस्तान में इंटरनेट सिरे से गुम ही ना हो जाए, उसके प्लेटफॉर्म जो हैं वो ठप ना हो जाए। आपको ये भी याद होगा कि आज से चंद दिन पहले जब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, पीटीए के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन और एफआईए के जो साइबर सिक्योरिटी के डीजी हैं, उनके साथ बैठ के एक प्रेस टॉक की कॉन्फ्रेंस की, जहां पर एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि पाकिस्तान में जो बार बार इंटरनेट का फेलियर होता है, जो 17 दिसंबर को हुआ, जो उसके बाद 7 जनवरी को हुआ, जो 20 जनवरी को हुआ, और हर दफ़ा जब ये हुआ उस वक्त जब पीटीआई अपना कोई वर्चुअल जलसा कर रही थी या उस वक्त कोई टेलीथॉन कर रही थी, तो एक्सप्लेनेशन ये दी गई मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ से और चेयरमैन पीटीए की तरफ से कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, चूंकि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, हम नए सिस्टम्स लगा रहे हैं, हम नए सेटअप कर रहे हैं, तो उस वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वहाँ भी जो चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि ये अभी सिस्टम जो है ना अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मेरा ख्याल है जिब्रान साहब इस लेकर गए थे सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त हुक्म दिया पीटीए को, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन को और पैमरा को, कि 8 फरवरी के इलेक्शन तक और 12 तक इंटरनेट का कोई फेलियर जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आज बार फिर आप सुन रहे हैं कि इंटरनेट अगर फेल भी हो गया तो ईएमएस जो है वो काम करता रहेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे कम से कम मुझे ये शक होता है क्रिटिकली स्पीकिंग कि इंटरनेट ने डेफिनेटली तौर पे फेल करना है, और इंटरनेट का जो फेलियर है वो इलेक्शन की रिगिंग जो है, उसकी जो मैनेजमेंट है या मिस मैनेजमेंट है, उसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होगा। अब इलेक्शन के हवाले से ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक बड़ी मीनिंगफुल किस्म की, बहुत लॉन्ग डिटेल स्टोरी है जिसमें बहुत एदाद शुमार है, स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एदाद शुमार मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी का उन्वान है पोल्स लेस्ड विद अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी सकता हूँ। इसमें जो एदाद शुमार हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट भी हैं, बड़े डिस्टर्बिंग भी हैं। एदाद शुमार क्या है?
एदाद शुमार भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। एदाद शुमार ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं 266 या 264 पे शायद इंतखाबात होने हैं, उसके लिए 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपने कागजात उनके मंजूर हुए हैं। इसका मतलब है कि हर हल्के में ऑन एन एवरेज 19, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 कैंडिडेट जो है वो पाए जाते हैं। और इन 5,000 प्लस कैंडिडेट्स के अंदर से 3,000 से ज्यादा जो है वो आजाद उम्मीदवार हैं। जरा गौर कीजिए, 5,000 में से 3,000 से ज्यादा जो है वो आजाद उम्मीदवार हैं। यानी सिंपल सिंपल हिसाब करें कि 60% जो उम्मीदवार और कैंडिडेट्स नेशनल असेंबली के लिए खड़े हो रहे हैं, उसमें से जो 3,000 खड़े हो रहे हैं, यानी जो खड़े हो रहे हैं उसमें से 60% जो है वो आजाद उम्मीदवार हैं। इसके साथ दूसरी चीजें देखें, जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं जैसे लाहौर है, वहां पर हर हल्के के अंदर ऑन एन एवरेज 22 कैंडिडेट्स खड़े हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। और कराची में 26 कैंडिडेट्स खड़े हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए 12,500 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए। और वहां पर 65%, 65% जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। इससे क्या पता चलता है? छोटा सा एनालिटिकल पॉइंट पता चलता है कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार जनरल साहिबान जो हैं वंस अगेन अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पे उन्होंने फ्रेगमेंट कर दिया है, तोड़ फोड़ के रख दिया है। मतलब ये वही तोड़ फोड़ है जो 1985 में शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान में पार्टी लेस के नॉन पार्टी बेसिस पे इंतखाबात हुए थे। और पाकिस्तान का जितना भी पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर है वो कहता है कि पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत की जो तबाही है बुनियादी तौर पे वो 1985 से शुरू हुई थी, जब आपने पाकिस्तान की पूरी सियासत को और माशरे को आपने बरादरियों में तोड़ फोड़ के रख दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रीजनल डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से भी है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। और वो डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अफगानिस्तान को मॉनिटरिंग करने वाला यूनिट है, यूएन की जो यहाँ प्रेजेंस है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है जो बताया जाता है कि इट इज़ 33rd रिपोर्ट ऑन अफगानिस्तान। और ये 23 पेज की रिपोर्ट है, जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे ने ये कहा है कि अफ़गान तालिबान के दरमियान में और टीटीपी के दरमियान में बहुत से लिंक्स हैं। अलकायदा अफ़गान तालिबान और टीटीपी के दरमियान में भी लिंक्स हैं। और 2023 के अंदर टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने नए चैप्टर्स जो हैं वो खोले हैं, उनको अफ़गान तालिबान की सपोर्ट जो है वो हासिल है। और अलकायदा जो है वो भी उसके बहुत इनके साथ डांडे मिलते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को शायद दे दी गई है या उसको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। उस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कमेंट भी किया है। मुझे इस पूरी सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा अगर क्रिटिकल लेंस लगाएं तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कई दफ़ा ये बता चुकी है, हम कई दफ़ा देख चुके हैं गुज़िश्ता 2 बरस में, कि अमेरिका की इंटेलिजेंस का ये असेसमेंट है कि अलकायदा की कोई इफेक्टिव प्रैक्टिकल प्रेजेंस नहीं है और अलकायदा की प्रेजेंस को अफ़गान तालिबान ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह से जो आईसिस, इस्लामिक स्टेट और खुरासान वगैरह है, उसको भी अफ़गान तालिबान ने कर्ब किया है। और जो अफ़गान तालिबान के बारे में चंद पॉजिटिव बातें की जाती हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से, उसमें यह है कि उन्होंने आईसिल का, आईसिस का और अलकायदा जो है उसकी जो प्रेजेंस थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। और इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब कोई मीनिंगफुल तरीके से वो थ्रेट नहीं एग्जिस्ट करती वेस्टर्न इंटरेस्ट कोई किसी के लिए भी। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी जा रही है और ये कह रही है कि अलकायदा की भी प्रेजेंस है, अलकायदा और अफ़गान तालिबान के दरमियान भी लिंकेजेस हैं, और अलकायदा, अफ़गान तालिबान और टीटीपी के दरमियान लिंकेजेस हैं, और पाकिस्तान को उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझे इस रिपोर्ट की सेहत पे और इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है। जहन में ये भी रखिए कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कोई खुदाई फरिश्ते बरतानिया, जर्मनी पर कहीं और से आके नहीं बनाते, बल्कि अक्सर इसमें 90% से ज़्यादा लोग जो ये रिपोर्ट्स और टीम लिखते हैं लोकल लोग होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तान के लोकल लोगों की होगी जो यूएन के किसी मिशन के लिए काम करते होंगे। जब अक़वामे मैं थोड़ा सा आपको याद करवाऊंगा कि जब यहाँ पर हामिद कारज़ाई की और अशरफ गनी की हुकूमत थी काबुल में, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी उनका झुकाव काबुल की हुकूमत की तरफ होता था। और वो पाकिस्तान की हुकूमत, जिसको अफ़गान तालिबान के साथ सिंपैथेटिक समझा जाता था, उसके बारे में ये रिपोर्ट्स बड़ी क्रिटिकल होती थी। अब ये जो रिपोर्ट आई है ये पाकिस्तान के साथ बड़ी सिंपैथेटिक है और अफ़गान तालिबान के बारे में बड़ी क्रिटिकल है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी ये समझ लें कि इसी हफ्ते ट्यूसडे के दिन चीन के सदर शी जिनपिंग ने 45 एम्बेसडर्स के ऑफिशियल जो कागजात हैं कॉन्फर्मेशन के, उनको उन्होंने रिसीव किया और उन एम्बेसडर्स से उन्होंने मुलाकात की। और उसमें एक एम्बेसडर अफगानिस्तान के बिलाल करीमी भी हैं। अब ये एक शॉकर था पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में ये सवाल भी उठा कि चीन ने क्या अफगान तालिबान को फॉर्मल रिकग्नाइज कर लिया है। सितंबर 2023 में चीन ने अपना एम्बेसडर भी अफगानिस्तान में भेजा, जो कि
सिचुएशन थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, शेड्स ऑफ ग्रे हैं कि ये फॉर्मल रिकग्निशन है क्या है। चाइनीज इसके बारे में बिल्कुल मम है, उन्होंने इसकी कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा उन्होंने नहीं दी है। वो कहते हैं ये रूटीन के मामला हैं। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है तमाम ज़राए इब्लाग ने की। पाकिस्तान में तो बाकायदा ये सवाल उठा है, अगर हेडलाइन आप देखें पाकिस्तानी अखबारात की तो वो ये है कि क्या चीन ने अफगान तालिबान को रिकग्निशन दे दी है। अगर दे दी है तो पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो इट केम एज ए शॉक टू पाकिस्तान, इट ऑल्सो केम एज ए शॉक टू इंडिया। ठीक। लेकिन इंटरप्रिटेशन इसकी यही है कि चीन अफगान तालिबान को एम्ब्रेस कर रहा है और चीन एक प्रैक्टिकल यहाँ पे रास्ता जो है वो इख्तियार कर रहा है। और अगर चीन उसके करीब हो रहा है तो आप बाकी जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, उन सब चीज़ों की आप समझ सकते हैं। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि दिसंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगान तालिबान के बारे में ये फैसला किया कि उनके साथ ताल्लुकात तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल इन्वॉय पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को कायम कर देना चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसकी अफगान तालिबान ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की और वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब दोहा में, कतर के शहर में अब यूएन की एक मीटिंग हो रही है इस हवाले से। इस मीटिंग से पहले ये यूएन की जो रिपोर्ट है इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से भी नीयत जो है वो भी कोई ठीक नहीं है, अभी मामला जो है वो सेटल नहीं है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।